अब उसके बाद देखिए फर्स्ट लाइन के बाद हम चलते हैं सेकंड लाइन में, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ये सारी हमारे पास है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में सबसे पहले हमको याद रखना है कि ये एटी जो है ये 30S राइबोसोम को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो एटी यानी अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन ये 30S को इनहिबिट करती है और बाकी जो सारी है ये 50S को मोस्टली करती है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको ये ग्लाइसिन साइक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो इसको इतना याद रखना जरूरी नहीं। ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं होता है, इस वजह से ज्यादा नहीं। सिर्फ अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन को याद रखना कि 30S सब यूनिट की है, यानी 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को इनहिबिट करती है, बाकी सारी 50S सब यूनिट को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो ये जो हो गया 80 से इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए हम टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में सबसे पहले हम यहाँ पे 30S सब यूनिट में टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं। तो देखिए टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन जो है ना ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इन तीनों में डॉक्सीसाइक्लिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। और देखिए डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है ये लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ठीक है, सारी नेफ्रोटॉक्सिक होती है, लेकिन लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक हमारी डॉक्सीसाइक्लिन होती है। इसी वजह से इसको प्रीफर किया जाता है इन तीनों में। लेकिन ये जो होती है टेट्रासाइक्लिन ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इंपॉर्टेंट चीज हम बता दिए। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, लेकिन उसमें भी सबसे कम जो होती है हमारी डॉक्सीसाइक्लिन होती है नेफ्रोटॉक्सिक। इसी वजह से डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं। तो देखिए डॉक्सीसाइक्लिन ये किस किस की ड्रग ऑफ चॉइस होगी। तो देखिए डॉक्सीसाइक्लिन ये देखिए माई पिंक आरबीसी से इसको हम याद रखेंगे। माई पिंक आरबीसी देखिए माइकोप्लाज्मा के ड्रग ऑफ चॉइस है। देखिए प्लेग प्रोफिलैक्सिस की ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसी तरीके से देखिए रिकेट्सिया यानी स्क्रब टाइफस की ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, और बोरेलिया और ब्रूसिया की ड्रग ऑफ चॉइस है और क्लेमाइडिया और कॉलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो देखिए ये माई पिंक आरबीसी से इसको हम याद रखेंगे। ये चीज याद रखना हमारे लिए जरूरी है। और यहाँ पे देखिए रिकेट्सिया टाइफस के बारे में बताएं कि ये माइल्ड टू मॉडरेट है, तब सिर्फ हम डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर ये स्क्रब टाइफस ये सीवियर हो गया ना, तो यहाँ पे हम डॉक्सीसाइक्लिन के साथ साथ हम यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए एक चीज और हम बताएं, देखिए गौर करिए डॉक्सीसाइक्लिन क्या है, स्टैटिक है ना, देखिए स्टैटिकल। अब यहाँ पे हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड को नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ये साइडल है। ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड साइडल है, तो इस वजह से हम यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन के साथ एजिथ्रोमाइसिन इन दोनों स्टैटिक को ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए डॉक्सीसाइक्लिन के साथ हम एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दोनों बैक्टीरियो स्टैटिक है। ठीक है, तो बैक्टीरियो स्टैटिक है, इस वजह से हम डॉक्सीसाइक्लिन के साथ एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं अगर सीवियर केस ऑफ स्क्रब टाइफस है। और ये बताएं कि ये डॉक्सीसाइक्लिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इस तरह से अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन आ गई तो वहां पे हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो स्क्रब टाइफस की होगी ये डायरेक्टली एजिथ्रोमाइसिन होगी, क्योंकि हम डॉक्सीसाइक्लिन दे नहीं सकते। ऐसे ही है ना, जैसे मान लो ये प्रिंसिपल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये वाइस प्रिंसिपल है। ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या है, इसको काम नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हार्म पहुंचा देगी। ठीक है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में हार्म पहुंचा देगी, इस वजह से ये वाइस प्रिंसिपल जो था ये प्रिंसिपल बन गया, यानी ड्रग ऑफ चॉइस अब ये बन गई। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे बताया। ठीक, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद फिर देखिए हम यहाँ पे अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में बात करें, लेकिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड छोड़ के पहले हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मैक्रोलाइड पे पहले बात करेंगे, अमाइनो ग्लाइकोसाइड पे भी बात करते हैं। तो देखिए मैक्रोलाइड में देखिए एजिथ्रोमाइसिन है, क्लेथ्रोमाइसिन है और इरिथ्रोमाइसिन है। तो देखिए एजिथ्रोमाइसिन ये देखिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है और एजिथ्रोमाइसिन देखिए ड्रग ऑफ चॉइस क्लेमाइडिया। ठीक है, तो क्लेमाइडिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। इसी तरीके से देखिए लिजियोनेला की भी ड्रग ऑफ चॉइस है और माइकोप्लाज्मा की भी ड्रग ऑफ चॉइस है। देखिए इन तीनों की ड्रग ऑफ चॉइस है और ये तीनों क्या करते हैं, तो देखिए तीनों जो होते हैं एटिपिकल निमोनिया कॉज करते हैं। ठीक है, तो एटिपिकल निमोनिया कॉज करते हैं और तीनों की ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ये हमारी एजिथ्रोमाइसिन होती है। और इसके अलावा देखिए कंपाइलोबैक्टर की भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, क्लेमाइडिया एंड कॉलेरा इन प्रेगनेंसी। तो देखिए क्लेमाइडिया और कॉलेरा नॉर्मल कंडीशन में ये हमारी डॉक्सीसाइक्लिन थी। ठीक है, देखिए डॉक्सीसाइक्लिन ये हमारी नॉर्मल कंडीशन में थी, लेकिन प्रेगनेंसी में क्लेमाइडिया और कॉलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ये हमारी मैक्रोलाइड हो जाती है। इसी तरीके से कॉलेरा इन चिल्ड्रेन, इसमें भी डॉक्सीसाइक्लिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चों में, तो यहाँ पे भी हम एजिथ्रोमाइसिन को ही ड्रग ऑफ चॉइस बताते हैं। और स्क्रब टाइफस इन प्रेगनेंसी यहाँ पे भी हम एजिथ्रोमाइसिन को ही ड्रग ऑफ चॉइस बताते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन सब केस में डॉक्सीसाइक्लिन का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इस वजह से ये सारे ट्रांसफर हो जाता है एजिथ्रोमाइसिन के पास और एजिथ्रोमाइसिन को इसका काम मिल जाता है और एजिथ्रोमाइसिन इन सबका ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है। चाहे हम क्लेमाइडिया और कॉलेरा की बात करें प्रेगनेंसी में, या बच्चों में कॉलेरा की बात करें, या स्क्रब टाइफस की बात करें। ठीक है, और क्लेमाइडिया भी देखिए यहाँ पे अगर क्लेमाइडिया हो रहा है तो यहाँ पे देखिए क्लेमाइडिया ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन क्लेमाइडिया की भी ड्रग ऑफ चॉइस ही हमारी एजिथ्रोमाइसिन हो जाती है प्रेगनेंसी की कंडीशन में। ठीक है, और एटिपिकल निमोनिया में भी हमारी ड्रग ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन ही होती है। ठीक, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम ये एरिथ्रोमाइसिन की बात करें तो देखिए एरिथ्रोमाइसिन ये पर्ट्यूसिस और डिप्थीरिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो ये एरिथ्रोमाइसिन पर्ट्यूसिस और डिप्थीरिया की ड्रग ऑफ चॉइस हो गई। और उसके अलावा ये सारी जो है देखिए यहाँ पे क्लेथ्रोमाइसिन है और यहाँ पे हमारी स्ट्रेप्टोग्रामिन से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आपको हल्का फुल्का कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो आता है हम उसको बता रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपको बताने में ही इतना लंबा हमारा लेक्चर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये चीज हो गई। तो मैक्रोलाइड की भी हम बात कर लिए और 50 सब यूनिट में हम
एक और इंपॉर्टेंट ड्रग की बात कर ले, ये देखिए क्लिंडामाइसिन, ठीक है। तो देखिए क्लिंडामाइसिन ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में काम आती है, ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये स्टाफाइलोकोकस ऑरिस की वजह से होता है, एस ऑरिस की वजह से होता है। तो एस ऑरिस की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, एस ऑरिस पे अभी हम आप बात करेंगे, लेकिन यहीं पे हम पहले बता दें कि एस आरुस, देखिए एस आरुस में हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, सबसे पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पेनिसिलिन का, तो पेनिसिलिन में यहाँ पे मिथिसिलिन वगैरह, और जब इससे रेजिस्टेंट जाता है तो यहाँ पे हम वेंकोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मिथिसिलिन रेजिस्टेंट जाएगा तो हम यहाँ पे बोलते हैं MRS से, ठीक है, मिथाइलिन रेजिस्टेंट स्टेफ आरुस। तो इसका MRSA का हम जो करते हैं वेंकोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं, और वेंकोमाइसिन से भी जब ये रेजिस्टेंट हो जाता है तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं VRSA, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलिस। तो यहाँ पे हमारा डेप्टोमाइसिन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। ये और ये देखिए सारे यहाँ पे देखिए हमारा, ये देखिए वेंकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन, ये सब सेल वॉल सिंथेसिस या सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस में ही रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये अगरचे ये एस ऑरिस की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्लिंडामाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की कोई ड्रग नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉक्सिक बैक्टीरिया अंदर बन गए, और अगर हम सेल वॉल को तोड़ देंगे या सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे तो सारे टॉक्सिक जो है बाहर रिलीज हो जाएंगे। इस वजह से हम यहाँ पे, अगर तो ये स्टेफ ऑरिस की वजह से होता है, ठीक है, स्टेफ ऑरिस की वजह से हो रहा है, फिर भी हम यहाँ पे क्लिंडामाइसिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यहाँ पे इसके जो फर्दर ग्रोथ है उसको रोक दें, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक। तो ये चीज हो गई, और अब आइए हम बात करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड की। तो देखिए अमाइनोग्लाइकोसाइड, देखिए ये सबसे बड़ी बात तो अपने ग्रुप से बगावत की है, अपने ग्रुप से बगावत की है, यानी सारे जो है बैक्टीरिया स्टैटिक है और ये अलग से बैक्टीरियोसाइडल बन गए। इस वजह से इसके अकेले की कोई वैल्यूड ही नहीं होता है, ठीक है, अकेले वैल्यू ही नहीं होती है, क्योंकि अपने ग्रुप से आदमी अलग होगा तो ऐसे ही होगा, तो अपने ग्रुप से अलग हो जाती है, इस वजह से इसका कोई वजूद नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती है। इस वजह से देखिए मोनोथेरेपी ओनली ग्राम नेगेटिव एरोब्स, ठीक है, ग्राम नेगेटिव एरोब में खाली ये अकेले काम कर पाती है, और ये देखिए नॉट एक्टिव होती है एनारोब के अगेंस्ट और टाइफाइड में और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में, इन सब में काम ही नहीं आ पाती है। वही बताया ना कि अपने ग्रुप से बगावत की, इस वजह से ये अक्सर जगह नहीं काम आएगी, खाली और खाली अगर अकेले इसको देना है तो ग्राम नेगेटिव एरोब्स में ये काम आती है, ठीक है। तो ये मोनोथेरेपी में बात की है हम। और बाकी यहाँ पे देखिए जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारे टुलेरीमिया और प्लेग की, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, तो दोनों ये टुलेरीमिया और प्लेग की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बाकी ये जो होती है ना, ये एड ऑन ड्रग्स होती हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड हम बताए ना कि शुरू में कि यहाँ पे हम पेनिसिलिन को प्रीफर करते हैं, देखिए पेनिसिलिन को प्रीफर करते हैं, यानी बीटा लैक्टम वगैरह को प्रीफर करते हैं, और अगर इससे काम नहीं चल पाता है तो यहाँ पे हम अमाइनोग्लाइकोसाइड को कर देते हैं, ठीक है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड ये एड ऑन ड्रग की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाइनोग्लाइकोसाइड के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट चीज। और उसके बाद फिर अब हम आते हैं डीएनए गायरेज इनहिबिटर पे, ठीक है। तो देखिए डीएनए गायरेज इनहिबिटर, या जब पहले हम यहाँ पे आते हैं फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर पे। देखिए फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर यहाँ पे हमारी देखिए ये सल्फोनामाइड है, और ये सल्फोनामाइड देखिए ये पाबा को डाइहाइड्रोफोलेट में नहीं कन्वर्ट होने देती है, और डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होने देने के लिए यहाँ पे हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम और पायरीमिथामाइन ये दो ड्रग होती हैं जो डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं कन्वर्ट होने देती हैं। बहरहाल ये क्या होता है, सीधा फॉलिक एसिड सिंथेसिस को दोनों रोकती हैं, तो दोनों रोकती हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे सल्फोनामाइड्स में ये जो सल्फाडायाजिन है ना, ये सल्फाडायाजिन इसका हम इस्तेमाल करते हैं टॉपिकल, ठीक है, टॉपिकल इसका इस्तेमाल करते हैं। टॉपिकल ड्रग ऑफ चॉइस होती है बर्न प्रोफिलैक्सिस में, इसी तरीके से फंगल किरेटोमाइकोसिस में, ठीक है। तो फंगल किरेटोमाइकोसिस और बर्न प्रोफिलैक्सिस में ये सल्फाडायाजिन जो होती है हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और ये सल्फाडायाजिन और यहाँ पे देखिए पायरीमिथामाइन, इसको जब हम मिला देते हैं ना तो सल्फाडायाजिन और पायरीमिथामाइन ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस की, ठीक है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस हमारी ये सल्फाडायाजिन और पायरीमिथामाइन ये दोनों मिलकर ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस की। लेकिन ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इस वजह से यहाँ पे हम प्रेगनेंसी में स्पाइरामाइसिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे बता दिए। और उसका फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ बताएं कि ये देखिए ट्राइमेथोप्रिम है ना, इस ट्राइमेथोप्रिम को हम यहाँ पे इस सल्फा मिथाक्सोजोल के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्राइमेथोप्रिम और सल्फा मिथाक्सोजोल को जब मिला देते हैं 1:5 के रेशियो में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1:5 के रेशियो में मिला देते हैं, फिर कई सारी डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रिपिन से याद रखेंगे। देखिए सी से हो गया हमारा सिस्टाइटिस और साइक्लोस्पोरा और सिपेसिया बुलखोर ले लिया, ठीक है। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। इसी तरीके से न्यूमोसिस्टाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस होगी, और आइसोस्पोरा और नोकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस होगी, और इसी तरीके से स्टेनोट्रोफोमास की ड्रग ऑफ चॉइस होगी। और यहाँ पे एक और ड्रग आप जोड़ दीजिए सार्कोसिस्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लिख ही दे रहे हैं, देखिए सार्कोसिस्ट की भी ये ड्रग ऑफ चॉइस होगी, ठीक है। तो ये भी इसमें हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कोट्रिमाक्साजोल जो 1:5 के रेशियो में होती है, और ये इस क्वाड्रिपिन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, क्वाड्रिपिन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास बचा डीएनए गायरेज
इनहिबिटर, डीएनए गायरेज इनहिबिटर में देखिए हमारी मेन जो होती है फ्लुओक्विनोलांस होती है, और फ्लुओक्विनोलांस ये वेल कंसंट्रेटेड इन यूरिन एंड स्टूल, तो यूरिन और स्टूल में ये वेल कंसंट्रेटेड रहती है। तो इससे पता क्या चला कि यूटीआई वगैरह में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये देखिए फ्लोरोक्विनोलांस में हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, और ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये ड्रग ऑफ चॉइस है राइनोस्क्लेरोमा में, इसी तरीके से पाइलोनेफ्राइटिस में, और ट्रेवलर्स डायरिया में, और टाइफाइड कैरियर में, और शिजिएना में। ठीक है, तो इन सारी जगहों पे हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और ये देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन में ये लेवोफ्लॉक्सासिन जो है मैक्सिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी इसी की होती है। ये भी यहाँ पे था, हम बता दिए, इंपॉर्टेंट लगा मुझे। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम बात करते हैं रिफाम्पिसिन की। तो रिफाम्पिसिन देखिए ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करती है, और ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, और इसके बारे में हमको उतना जानना है। अच्छा, फर्स्ट लाइन में चलिए हम बता देते हैं। फर्स्ट लाइन हमारी जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है इसमें से रिफाम्पिसिन है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में देखिए हमारी आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, पाइरिजिनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। यहाँ पे रिफाम्पिसिन की बात आई तो यहाँ पे इसको भी हम बता दिए। और उसका फिर देखिए डीएनए इंटीग्रिटी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, डीएनए इंटीग्रिटी को तोड़ने के लिए यहाँ पे हम मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन करते हैं, जिस वजह से डीएनए डैमेज हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम बताएं कि ये एनारोब्स बिलो डायफ्राम, तो डायफ्राम के नीचे जो एनारोब्स होते हैं ना, वहां पे हम मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब इसकी बात है, अभी हम इसको बताने से पहले बता दें, ये देखिए यहाँ पे देखिए हम क्लिंडामाइसिन की बात करके आना है, कहाँ गया है, ये देखिए क्लिंडामाइसिन। ठीक है, तो क्लिंडामाइसिन देखिए हम बता कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में इस्तेमाल होती है, इसके साथ साथ ये एनारोब्स में इस्तेमाल होती है, लेकिन एनारोब्स में तब इस्तेमाल होगी जब ये डायफ्राम के ऊपर है। ठीक है, तो देखिए जो डायफ्राम होता है, ऐसे हमारा आदमी है ना, ये है, मुझे आदमी बनाना नहीं आता है, ये देखिए ऐसे है, गला बना दिए, ये पेट है, ये बीच में डायफ्राम से ऊपर अगर हमको इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है एनारोब्स के, तो यहाँ पे हम क्लिंडामाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर डायफ्राम से नीचे हमको इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हम मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बताया कि एनारोब्स बिलो डायफ्राम से नीचे अगर एनारोब्स है तो वहाँ पे हम मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर देखिए यहाँ पे ये सीवियर इन्फेक्शन हो जाए एनारोब्स बिलो डायफ्राम का, तो यहाँ पे हम मेट्रोनिडाजोल के साथ हमको कुछ ड्रग और मिलाना पड़ेगा। तो देखिए ये मेट्रोनिडाजोल भी, ये भी साइडल ड्रग है, तो अब यहाँ पे साइडल ड्रग में यहाँ पे हम जेंटामाइसिन मिला देंगे। ठीक है, जेंटामाइसिन देखिए अमाइनोग्लाइकोसाइड है ना, ये देखिए अमाइनोग्लाइकोसाइड है जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन हम बताए ना कि अमाइनोग्लाइकोसाइड, इसका अकेले का कोई वजह नहीं है, क्योंकि अपने ग्रुप से निकल गई, तो जो जहाँ पे बुला ले वहाँ पे जाना पड़ता है इसको। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए मेट्रोनिडाजोल के साथ भी हम यहाँ पे जेंटामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सीवियर डायफ्राम से नीचे इन्फेक्शन है तो। ठीक है, ये चीज होगी। और ये देखिए मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस किस किस केस में है, तो गेट से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो जी से हो गया हमारा जियार्डियासिस, ए से हो गया हमारा अमीबियासिस, और टी से हो गया ट्राइकोमोनियासिस। और ये ई नहीं है बल्कि ये समझो बी है। ठीक है, मतलब ये ई है लेकिन हम इसको उल्टा बी मान लिया। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये बी दिखेगा, उल्टा बी। ठीक है, बी हो गया। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस, तो इन सारी जगहों पे ये मेट्रोनिडाजोल ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा एंटी माइक्रोबियल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने हर चीज़ एकदम बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। अब मेरे ख्याल से कोई चीज़ इसमें बची नहीं है। अब आपका मोस्टली ना आप सॉल्व करने के क्वेश्चन बैठेंगे तो आपको देखेंगे आपके 80% तक क्वेश्चन जो है आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे इसी एक लेक्चर से। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल और एंटी माइक्रोबियल में आपके जो एंटीबायोटिक्स है उसके क्वेश्चन आपके यहीं सॉल्व हो जाएंगे। आप यही मेरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करिएगा और देखिएगा सब हो जाएगा। बहुत ही मेहनत लगी इसको बनाने में, लेकिन ये हमने आपको बिल्कुल कंसाइज करके पूरा एक फ्लो चार्ट में आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताया कि पेनिसिलिन का इस्तेमाल हम करते हैं, और पेनिसिलिन के बाद यहाँ पे हम सिफेलोस्पिरिन पे आते हैं। और सिफेलोस्पिरिन में देखिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो जरूरी है कि फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पिरिन में सिफाजोलिन है जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में। और सिफ्टियोजन जो होती है ये देखिए इसकी हम ड्रग ऑफ चॉइस सारी बता दिए। और उसके बाद फिर हमें थर्ड जनरेशन में सिफिक्सिन की पता है कि टाइफाइड ओरल में इस्तेमाल की जाती है। और ये देखिए ये सिप्टाजिडिन जो है ये इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सूडोमोनास में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और कार्बोपेनम पे हम बताया कि यहाँ पे हम ESBL को याद रखें कि ड्रग ऑफ चॉइस ये है। और उसका फिर हम यहाँ पे अमाइनोग्लाइकोसाइड का बताएं कि अमाइनोग्लाइकोसाइड ये ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये टुलेरीमिया और प्लेग में है। ठीक है, और फिर हमें डॉक्सीसाइक्लिन का बताएं तो देखिए डॉक्सीसाइक्लिन ये सबसे कम नेफ्रोटॉक्सिक होती है लेकिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। माइकोप्लाज्मा वगैरह में अच्छा है। देखिए माइकोप्लाज्मा अगर स्टडी कॉज कर रहा है तब यहाँ पे हमारी डॉक्सीसाइक्लिन होती है। अगर माइकोप्लाज्मा ये निमोनिया कॉज कर रहा है ना, तो अगर निमोनिया कॉज कर रहा है तो यहाँ पे देखिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ये डायरेक्टली एजिथ्रोमाइसिन हो जाती है। ठीक है, यहाँ प्रेगनेंसी नॉन प्रेगनेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी नॉन प्रेगनेंसी नहीं मतलब है अगर निमोनिया कॉज कर रहा है ये माइकोप्लाज्मा तो हम एजिथ्रोमाइसिन ही ड्रग ऑफ चॉइस मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में हम बताया कि क्लिंडामाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। और ये 80 जो होती है ये हमारी 30S राइबोसोम सब यूनिट को इनहिबिट करती हैं। और कुछ आपको पूछना हो तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कहीं डाउट हो क्या है।